कि आज हमारे शहर में इस जिला मऊ जिला मऊ या कस्बा मऊ की शान हमारे अंदर रहकर एक छुपा हुआ मोती, मऊ की मिट्टी से निकला हुआ एक कोहिनूर हीरा माननीय श्री योगेश शर्मा जी उपस्थित हैं। हमें इस पर गर्व है। अगर गुजरात की धरती में नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दिया है, अगर उत्तराखंड की धरती में उत्तराखंड या जी हाँ पुष्कर सिंह धामी और हमारे श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी अगर इसी बटे हुए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो कोई श्री योगी जी पे गर्व करता है, कोई क्या, हम सब गर्व करते हैं अपने सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पर, अपने मोदी जी पर, अपने प्रधानमंत्री पर। कौन गर्व नहीं करता? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई मोदी जी पे गर्व करता है कि वो गुजरात में पैदा हुए, अगर कोई श्री योगी जी महाराज पे गर्व करता है कि वो फला जगह पैदा हुए, तो हम इस बात पे गर्व करते हैं कि श्री योगेश शर्मा जी हमारे मऊ जनपद में पैदा हुए, हमारे मऊ जनपद में पैदा हुए। ये किस्मत वाले हैं, ये शिक्षा वाले हैं, ये विद्वान हैं, इनके अंदर वो नॉलेज है, इनके अंदर वो ज्ञान है कि आज जो इन्हें समय मिला है, अगर ये समय मिलता रहा और इससे भी आगे पहुंच गए, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज मंत्री हैं, कल मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे मऊ जनपद का नाम रोशन हो। हम इस बात की अपने रब से, अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, रब से दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे इस जनपद के गर्व हैं, एक ऐसे पुत्र हैं कि जिस पर तमाम माताओं को, तमाम बूढ़ों को, बुजुर्गों को नाज है। अब वक्त पर हम आते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारे श्री योगेश शर्मा जी मौजूद हैं अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, पूरे आबोताब के साथ। हमारी जो सरकार है उसका क्या इरादा है आपकी बहबूदी के लिए, आपके फलाह के लिए, आपकी उन्नति के लिए, हमारे समाज की प्रगति के लिए, वो पूरा लेकर आए हैं, हमें सुनना है। मगर हम एक बात बता दें आपसे कि वक्फ बोर्ड ये ऐसी संस्था है, ये ऐसा बोर्ड है जिस पर हम तमाम मुसलमानों को गर्व था, है और रहेगा। ये हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। न हमसे उन सरकारों ने छीना था 60 साल तक, और न हमारी भाजपा सरकार छीन रही है, कोई छीन नहीं रहा है। अगर बदन में फोड़ा हो जाए और डॉक्टर इंजेक्शन लेकर पहुंचे और नाश्ता लेकर पहुंचे और कहे कि अब हम फोड़े से मवाद निकाल कर इसको अच्छा करेंगे, इस मरीज को हम सेहतमंद बनाएंगे, तो ये मत समझो कि डॉक्टर दुश्मन है, नश्तर लेके आ गया है। दुश्मन नहीं है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर आए हैं, ये मरीज को खत्म करने नहीं आए। वक्फ बोर्ड में जो कैंसर हो गया था, उस कैंसर का सफाया करने के लिए लाए। उसके जो मांस हो गया, उसके जो फोड़ा हो गया था, उसको सफाई करने के लिए ये 2025 का ये अमेंडमेंट बिल आकर आज कानूनी रूप ले लिया है। हमारे माननीय योगेश शर्मा जी बताएंगे। बस ये एक बात बता दूं कि हमने जो कहा फोड़ा है, हमने जो कहा फोड़ा है, अरे बहुत बड़ा फोड़ा है। आप गौर करोगे, पढ़ोगे, तब समझ में आएगा। हमारे पास 9,72,000 एकड़ जमीन है पूरे भारत में। 9,72,000 एकड़ जमीन है हमारे पास। हमारे पास 8,70,000 प्रॉपर्टी है। हमारे पास 12,000 करोड़ सालाना इनकम है। मगर वाह ये फोड़ा, वाह ये कैंसर, वाह ये भूमाफिया हमारे अंदर, कलमा पढ़ने वाले हमारे अंदर मुसलमान बनकर, अब क्या कहूं, अब हम मुसलमानों की बुराई नहीं कर सकते। टोपी हमारी तरह, दाढ़ी हमारी तरह, शक्ल सूरत हमारी तरह,
मगर जैसे बकरों में बकरियों में भेड़िया आ जाए और वो भी बकरी की सूरत बना ले, इसी तरह ये भूमाफिया हमारे वक्फ बोर्ड की जमीनों को लूट रहे थे। यही तो वजह है कि कर्नाटक में 2 लाख करोड़ मालियत की जमीन लूट ली गई, बेच दी गई। अरे वक्त जब हम करते हैं अल्लाह के नाम पर तो हम कहते हैं न बेचेंगे न बिकने देंगे, इसको न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता है। मगर कर्नाटक में बेची गई, कर्नाटक में बेची गई 22,000 एकड़ जमीन बेची गई, 22,000 एकड़ जमीन बेची गई। अब जहां 12,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए, वहां आता क्या है 1,000 करोड़, 12,000 करोड़ की जगह 1,000 करोड़। तो मुसलमान भाइयों, मेरी मां और बहनों, आज हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, माननीय के शर्मा जी भाई की बात करते हुए कि सर ये जो नस्ता की तरह 2025 का अमेंडमेंट आया है, हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वैसे के मुसलमान इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब 1964 में अमेंडमेंट आया था कोई एतराज नहीं था, जब वो 1995 में आया कोई एतराज नहीं था, सच्चर समिति 2006 में आई और उसके बाद वक्फ बिल में सुधार के लिए कोशिश की गई, तब कोई एतराज नहीं था। आज जब 2025 में मोदी जी अमेंडमेंट बिल आए हैं तो कुछ लोगों को बड़ा एतराज है। एतराज नहीं है, जैसे बेवकूफ बना के पैसा लूटते हैं ऐसे भीड़ लूटने के फिराक में है। तो चाहो तो अपनी धन संपत्ति बचा लो और चाहो तो विपक्षी के चक्कर में बढ़कर डुबा लो। इसलिए मुसलमान जिंदाबाद, तनिश्वरन तबका जिंदाबाद और हमारा वक्फ बोर्ड जिंदाबाद। माननीय के शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद निबंधदाता से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित मऊ जिले के हमारे सभी परिवारजनों, मुझे बहुत खुशी है वक्फ बोर्ड इसमें सुधार और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बाद में आएंगी, लेकिन मुझे आज अपने परिवारजनों से मिलकर के, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको मैं मोहब्बत करता हूँ, उन लोगों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप सब विशेष करके महिलाएं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, उनका मैं विशेष रूप से इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपकी शुक्रिया करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। उसी प्रकार हमारे मुसलमान भाई इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं हमारी बात को सुनने। और जैसा कि मौलाना साहब बोल रहे थे, इस बात को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की गई है, पैदा की जा रही है, और उसके बावजूद आप हमें अपना मान करके हमें मिलने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए आप आए हैं। उसके लिए मैं सच में आपके क्योंकि घर का मामला है, घर की बात है। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, नहीं मेरे में कोई लेने की हिम्मत है, लेकिन ये प्यार जो है, स्नेह जो है, ये जैसा कि मौलाना साहब बोल रहे थे, आपका यही कहना ये के शर्मा हमारा है, ये के शर्मा बहू का है, ये के शर्मा चाहते हैं आगे बढ़े। आप यूँ मान लीजिए कि हमें 6 महीने तक हमें आपके इस एक बात से हमें ऊर्जा मिलती है और उससे उसी ऊर्जा से चलते रहेंगे। हमेशा मैं इस बात को मानता हूँ। कई बार अपनी चर्चा भी होने लगी है कि एक सलमान जी को बहू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। कई लोग लोग कहते हैं बात सही है, बहुत बड़ा घर है, हमारी मिट्टी है, हमारी खूबी है, तो यहाँ के लोगों से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अभी मैंने यहाँ अपना एक कार्यालय छोटा सा आप लोगों की सेवा के लिए खोला है, उसका उद्घाटन भी मैंने वहाँ
दो मौलाना लोग खड़े थे, हमारे भोला भाई अनुसूचित जाति के नेता हैं, ये लोग खड़े थे, सभी लोग से हमने उसका शुभारंभ करवाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम, इस कार्यालय को आप लोग अपना मान करके, अपना हक मान करके, अपना अधिकार मान करके आप वहाँ आवें और आपकी सेवा करने के लिए हमारे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए माननीय जिलाध्यक्ष जी अमर सिंह मौर्य जी यह बैठे हुए हैं, जिनको आप अभी सुन रहे थे। हफीजुर रहमान जी जो माननीय हफीजुर रहमान जी वहाँ बैठे हुए हैं, उसी प्रकार के हमारे जो वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के संयोजक श्री राघवेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं, मौलाना तहवीर यहाँ हमारे पास है, फिरोज आलम जी यहाँ हैं और तमाम हमारे जो भाई बहन यहाँ आकर के हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, उन सबको मैं फिर से एक बार प्रणाम करते हुए अपनी बात को करूँगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ 20-21 साल उनके कार्यालय में एकदम सीधा उनके सहायक के रूप में, उनके असिस्टेंट के रूप में मैंने काम किया। और सच बता रहा हूँ, मैं आप अपने लोगों से, अपने परिवार से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं उन दिनों कुछ दिन तक उनका कामकाज देखने के बाद हमारा उनका नाता दिन पर दिन और गहरा होता गया। और उस समय मैंने उनके लिए उनके बंगले पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमें ही संचालन करने का जो काम आज राजेश जी और राघवेंद्र जी कर रहे हैं, वो काम हमको दिया गया। और उस कार्यक्रम में बहुत से साधु संत भी आए थे, बहुत से विद्वान लोग आए थे। उन दिनों मैंने 3-4 साल के अपने नरेंद्र मोदी जी के अनुभव से नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने एक बात कही और वो बात आपको भी मैं जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ। वो शेर वसीम बद्र का शायद शेर है, मैंने कहा था, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिंदगी में इश्क नहीं, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे भी हैं। मोदी जी ऐसे हैं जिनसे आप मिलोगे तो उनका कोई अपना पराया नहीं, अपना कोई परिवार नहीं, अपना कोई जायदाद नहीं, किराए के सरकार के घर में रहते हैं और जब तक इंशाअल्लाह रहेंगे, किराए सरकार के घर में रहेंगे, उसके बाद उनको खोजना पड़ेगा किस मकान में रहेंगे। भगवान को ऐसी मर्जी दी नहीं रही है, उनको खोजना पड़े, वो जब तक रहेंगे वही रहेंगे प्रधानमंत्री आवास पे। लेकिन सच बताओ कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो उनको मकान रहने के लिए खोजना पड़ेगा। वैसे शायद ऐसी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री को मकान मिलता है, नहीं तो उनके पास मकान का ठिकाना अपना नहीं। मैं उनके परिवार को अच्छे से जानता हूँ। जिस जिले से गुजरात में आते हैं, महसाना जिला हुआ करता था, अभी भी है, उस जिले का मैं जिलाधिकारी रहा, डीएम रहा, तो 2.5 साल के आसपास। और उनके परिवार के लोग कई बार आते जाते थे। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे गुजरात के, उन दिनों में मैं गुजरात का महसाना का डीएम था। और उनकी रहन सहन जैसा तब था, जैसा जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जैसा तब था उनके परिवार का रहन सहन, वैसा ही रहन सहन आज भी है, जब वो सबसे देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका होने जा रहा है। उनके पास कुछ नहीं, कोई भी एक प्रॉपर्टी, चाहे वक्त की हो, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, चाहे किसी धर्मादा ट्रस्ट की हो, कोई लेना देना उनका नहीं। और इसीलिए मैंने उनको अभी विधानसभा में और कई बार ऐसी बातें हमने कहा है कि एक और शेर आपको सुना करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैंने उनके लिए एक शेर यूज किया था, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये बात मैं नरेंद्र मोदी जी की इसलिए कह रहा हूं कि वो हमेशा आपके और हमारे बारे में, हमेशा
अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, बैंक के बारे में सोचते हैं। और मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊँ। अभी देखिए मुसलमान समाज में जैसा मौलाना साहब बता रहे थे कि जो बहुत सारे फोड़े, बहुत सारे नासूर, बहुत सारी समस्याएं जो आई है, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी का इलाज नहीं करते तो भी वो प्रधानमंत्री का उनका कामकाज चलता था, ये बात सही है।